उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की, मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। एक फोन कॉल, हाँ सिर्फ एक फोन कॉल, जिसने एक उभरते सितारे की जिंदगी, उसका कैरियर, उसका पूरा भविष्य एक झटके में निगल लिया। जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। वो कॉल किया गया था बॉलीवुड के सबसे दमदार सितारे के द्वारा, तभी जिसे सुपरस्टार्स का वारिस कहा गया, जिसने अपनी पहली ही फिल्म में अजय देवगन जैसे कलाकार को टक्कर दी थी, जो सलमान, शाहरुख और आमिर खान जैसे एक्टर के बीच में अपना रास्ता बना रहा था। सी विवेक ओबेरॉय की चमकती तकदीर अचानक धूल में क्यों मिल गई? क्यों सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी? क्या ये पूरा खेल पहले से रचा हुआ था? वो इंसान जो अपने दर्द को दुनिया से छिपाकर मुस्कुराता रहा, जो पर्दे पर विलेन था लेकिन असल जिंदगी में एक मासूम खिलाड़ी ही बन गया। जिसे सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। आप जानेंगे कि एक स्टार किड होते हुए भी विवेक ओबेरॉय को क्यों झेलनी पड़ी बॉलीवुड की सबसे क्रूर साजिश। आप विवेक ओबेरॉय को कभी माफ नहीं करेंगे, राइट? विवेक ओबेरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking funny. You don't know who I he don't. is. Fine. पर दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। आज वही लड़का जिसे इंडस्ट्री ने ठुकरा दिया, बिजनेस की दुनिया का बादशाह बन चुका है। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। वैसे दोस्तों, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अकेला था पर उसने हमेशा सच का साथ दिया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। वो दिन जब भारत में सरहदें खिंच रही थी, परिवार बिछड़ रहे थे और करोड़ों सपने टूटकर बिखर रहे थे। उन्हीं लम्हों में एक पाकिस्तानी जमीन से निकला एक ओबेरॉय परिवार अपनी जड़ों को पीछे छोड़ भारत की तरफ आगे बढ़ा। हैदराबाद की गलियों में बसी नई जिंदगी अब बहुत कुछ खो चुकी थी, लेकिन आज भी हौसलों में कोई कमी नहीं थी। जहां कभी रियल एस्टेट का बिजनेस हुआ करता था, वहीं अब एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था। परिवार उस छोटे से मेडिकल स्टोर से किसी तरह गुजारा भत्ता चला रहा था, पर उस परिवार के एक लड़के सुरेश के मन में तो कुछ और ही धड़क रहा था। सुरेश का सपना था पर्दे पर बोलने का, चलने का और पर्दे पर ही जीने का। सुरेश ने भी सोच लिया था करेंगे तो वो अपने मन की ही, और एक दिन पहुंच गए ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में और इनको चुन भी लिया गया। ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने अपनी आवाज दी, शब्द बोले और सपनों को दिशा मिल गई। ऑल इंडिया रेडियो हो गया। आप रेडियो में भी आप अनाउंस करते थे? मैंने हर चीज करके पहले अपने आप को चेक किया। पर सपना तो फिल्मों में जाने का था। परिवार ने खूब विरोध किया। परिवार ने कहा कि फिल्मों में काम करना कभी किसी शरीफ घराने का पेशा नहीं। लेकिन सुरेश ने परिवार का विरोध करते हुए सिर्फ यही जिद पकड़ ली कि वो काम करेंगे तो फिल्मों में ही करेंगे, और उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ले लिया। लोग कहते हैं आप अमिताभ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। मैं तो सुरेश ओबेरॉय की भी दोबारा कॉपी नहीं करता। बहरहाल सुरेश को एक लंबे संघर्ष के बाद फिल्मों में सफलता मिल ही गई। तभी सुरेश के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर विवेक आनंद ओबेरॉय रखा। विवेक की परवरिश आसान नहीं थी, हाँ, मगर सुनियोजित थी। एक दिन की बात है कि विवेक अपने पिता से छुट्टियां मनाने के लिए जिद करने लगे। विवेक के पिता ने कहा कि बेशक हम छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाएंगे। कल से तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो रही हैं ना, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं कई जगह, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह। पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मैं अपने बैग में कई परफ्यूम की बोतलें लाया हूँ। उन सारी की सारी बोतलों को तुम्हें बेच कर दिखाना होगा। हाँ, इन सभी बोतलों की कास्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें इन सभी बोतलों को अपने कॉस्ट प्राइस से महंगी बेचनी होगी। बहरहाल ये सारी की सारी बोतलें बिकी तो नहीं, मगर विवेक को बिजनेस का एक अध्याय पढ़ाकर चली गईं, जो कि
इन्हें जिंदगी भर याद रहा। 14 वर्ष की उम्र में जब विवेक ने मेयो कॉलेज अजमेर में एडमिशन लिया तो इनके पिता ने इन्हें जेब खर्च के लिए पैसे देने बंद कर दिए। पिता का कहना था कि अपने जेब खर्च के लिए अब तुम खुद कमा सकते हो, पर शायद विवेक को भी नहीं पता था कि उनके जीवन का एक नया अध्याय यहाँ से कुछ सिखा कर ही जाएगा। विवेक ने कॉलेज में एंकरिंग और डबिंग करनी चालू कर दी थी। क्योंकि इनकी आवाज में भारीपन था, इसलिए इन्हें इक्का दुक्का इंग्लिश फिल्मों की डबिंग करने का भी काम मिल जाता। हाँ, इस कड़ी मेहनत के बाद विवेक लगभग महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमा लेते। अभी एक दिन विवेक ने कॉलेज के बाहर देखा जहां फूड वेंडर्स कई खाने के सामान बेच रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण उन्हें बेचने में बड़ी दिक्कत होती है। विवेक ने सोचा क्यों न इन्हें ये सारी सप्लाई मैं कर दूं, जिससे इन्हें बाहर भी न जाना पड़े और इन्हें सामान यहीं का यहीं मिल जाए। विवेक का ये आइडिया सक्सेस भी रहा। विवेक ने अपने जो 40 से 50 हजार रुपए थे यहाँ इन्वेस्ट कर दिए और इन पैसों के इन्वेस्टमेंट से विवेक ने 16 वर्ष की उम्र आते आते 5 से 6 लाख रुपए कमा लिए थे। विवेक ने अपने पैसों को और बढ़ाना चाहा। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। स्टॉक की टिप्स, रिसर्च और हिम्मत से उन्होंने कुछ ही पलों में इस 5 से 6 लाख को 40 से 50 लाख पहुंचा दिया। पर शायद किस्मत को अभी और इम्तिहान लेना बाकी था। कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट किसी को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा सकती है, और यही हुआ विवेक ओबेरॉय के साथ। विवेक ने अपने इन 40 से 50 लाख रुपए को एक स्टॉक में लगा दिया और वो स्टॉक कुछ ही दिनों में बिल्कुल जीरो हो गया। विवेक का सारा पैसा डूब गया था। कॉलेज भी अब खत्म हो चुके थे, पर पैसे की तो अब जरूरत थी। पर विवेक के पास अब 1 रुपया नहीं था। विवेक के पास अगर कुछ था तो वो था पिता का दिया हुआ हुनर। उन्हें जब भी मौका मिलता वो कॉलेज के हर ड्रामा में हिस्सा लेते। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक दिन लंदन में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में हिस्सा लेने का मौका मिला, और वहीं के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इनकी कला को पहचान लिया। वे उन्हें न्यूयॉर्क फिल्म स्टूडियो ले गए, जहां विवेक ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखी बल्कि कैमरे के पीछे और आगे दोनों की दुनिया को आत्मा से महसूस किया। पिता को जब पता लगा कि विवेक न्यूयॉर्क में फिल्म की बारीकियां सीख रहे हैं तो उन्होंने तुरंत विवेक को बॉलीवुड में लॉन्च करने की एक बड़ी योजना बनाई। अब सुरेश ओबेरॉय अपने बेटे को अब्बास मस्तान जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ लॉन्च करना चाह रहे थे। विवेक को जब ये पता लगा तो विवेक बेहद निराश हुए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आपने मुझे बिना सहारे के चलना सिखाया और जब आज चलने की बारी आई है तो आप मुझे अपना सहारा दे रहे हैं। सुरेश ओबेरॉय ने अपने बेटे की जब ये बात सुनी तो सिर्फ मुस्कुराए और समझ गए कि अब बेटा बड़ा हो गया है। पर शायद सब कुछ इतना आसान नहीं था। विवेक मुंबई आए और गलियों गलियों में घूमने लगे। पिता का नाम छुपाकर विवेक आनंद बनकर मुंबई की छोटी छोटी सकरी गलियों में, बड़े बड़े स्टूडियो में, हर दरवाजे पर जाकर काम मांगने लगे। तभी खबर आई कि राम गोपाल वर्मा एक नई फिल्म बना रहे हैं। विवेक ओबेरॉय झट से पहुंच गए राम गोपाल वर्मा के पास, पर राम गोपाल वर्मा ने जैसे ही विवेक को देखा तुरंत मना कर दिया। राम गोपाल वर्मा बोले, मुझे इस फिल्म के लिए एक गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के की तलाश है और तुम तो इतने शरीफ लगते हो, मैं तुम्हें इस फिल्म में बिल्कुल नहीं ले सकता। विवेक ओबेरॉय उस दिन राम गोपाल वर्मा के ऑफिस से चुपचाप सर झुकाकर वापस चले आए, पर वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। उसी दिन उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मुंबई के चौल एरिया में जाकर रहना शुरू कर दिया। वहां पर रहकर उन्हीं जैसे लोगों की तरह रहना, उठना, बैठना और बात करना, उन्हीं की तरह जिंदगी को जीना वहां रहकर सीखने लगे। क्योंकि अब विवेक को शरीफ नहीं बदमाश दिखना था। लगभग 3 हफ्तों तक वहां पर रहने के बाद अपने चेहरे पर एक बदमाश और खूंखार दिखने वाले व्यक्तित्व की छाप लेने के बाद पहुंच गए एक बार फिर राम गोपाल वर्मा के ऑफिस। पर अब की बार रामू ने उन्हें पहचाना ही नहीं कि ये लड़का कभी पहले भी आ चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल टपोरी दिख रहे थे। राम गोपाल वर्मा उन्हें देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपनी फिल्म कंपनी के लिए चंदू के रोल को विवेक को साइन कर लिया। विवेक अब अजय देवगन जैसे कलाकार के अपोजिट काम कर रहे थे। फिर क्या था, कंपनी फिल्म बनी और पर्दे पर आई। पर्दे पर आने के बाद लोग सिर्फ यही बातें कर रहे थे, आखिर ये नया लड़का है कौन। हर जगह इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये नया लड़का बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। यहाँ तक कि फिल्म क्रिटिक्स इनकी पहली ही फिल्म के बाद कहने लगे थे कि विवेक लंबी रेस का घोड़ा है, अभी बहुत दूर तक जाएगा।
इस फिल्म के बाद उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग कलाकार का भी अवार्ड मिला। Awards Best Supporting Actor. बहरहाल अब सभी को पता लग गया था कि विवेक सुरेश ओबेरॉय के लड़के हैं और राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म रोड के लिए विवेक को ही साइन किया। हाँ, भले ही ये फिल्म चली नहीं, पर इस बार भी इनकी खूब तारीफ हुई। इतनी तारीफ का नतीजा ये हुआ कि मणि रत्नम जैसे बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र इन पर पड़ी, जो कि साथिया फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में पहले अभिषेक बच्चन को लिया जा रहा था, पर विवेक की एक्टिंग देखने के बाद मणि रत्नम ने तय कर लिया कि इस फिल्म में मैं सिर्फ विवेक ओबेरॉय को ही लूंगा। और जब विवेक को लेकर ये फिल्म बनी तो बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इनके साथ रानी मुखर्जी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के हिट होने के बाद आदित्य चोपड़ा जैसे डायरेक्टर ने कहा था कि ये लड़का आने वाले दिनों का शाहरुख खान होगा, पर किसे पता था कि एक ही दिन में विवेक ओबेरॉय की ये शोहरत मट्टी पलीत हो जाएगी। जहां विवेक ओबेरॉय की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, वहीं अचानक सब कुछ बुरा होने लगा। विवेक ओबेरॉय उभरते और मेहनती सितारे थे। इनका नाम विश्व की सबसे सुंदर महिला के साथ जुड़ा। जी हाँ, ऐश्वर्या राय। विवेक को एक फिल्म मिली ऐश्वर्या राय के साथ। फिल्म के दौरान दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, पर तभी 1 अप्रैल 2003 को विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब कुछ बदल गया। सारी दुनिया जानती है कि ऐश्वर्या और सलमान खान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, पर अचानक दोनों में ब्रेकअप हो जाता है और तभी ऐश्वर्या राय की दोस्ती विवेक ओबेरॉय से हो जाती है। विवेक और ऐश्वर्या एक साथ काफी नजर आने लगे थे और मीडिया को क्या चाहिए, उसे तो खबरें बनानी है। ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय के बारे में मीडिया बड़ी बड़ी बातें करने लगी। हाँ, मीडिया चाहे कुछ भी कहे, पर विवेक भी इस रिलेशनशिप के बारे में बातें करते नजर आ रहे थे। पर ऐश्वर्या राय ने इस रिलेशनशिप को कभी पब्लिकली एडमिट नहीं किया था। He's a wonderful professional to work with to start with. Vivek is a wonderful professional to work with to begin. अब क्या था और क्या नहीं था, ये तो वही दोनों जाने। पर एक आदमी था जिसे इन दोनों के बीच की करीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो थे सलमान खान। और तभी अचानक 1 अप्रैल साल 2003 को विवेक मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो कहा उससे हंगामा खड़ा हो गया। विवेक ओबेरॉय बोले कि सलमान खान ने उन्हें ऐश्वर्या राय से दूर रहने को कहा है, और तो और सलमान ने विवेक के साथ गाली गलौज की। आ जाओ क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। विवेक ओबेरॉय ने बोला कि सलमान खान ने मुझे 41 बार कॉल किया, मेरे पिता को गालियां दी, अपने पिता सलीम खान को भी अपशब्द कहे। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत। इस हंगामे का नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड 2 भागों में बंट गया था। कुछ ने विवेक ओबेरॉय को बहादुर लड़का कहा और कुछ लोग बोले कि इन सब निजी बातों का मीडिया में लाना बिल्कुल गलत है। उस एक दिन ने विवेक ओबेरॉय का पूरा कैरियर पलट दिया था। अवार्ड फंक्शन पर धज्जियां उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया। फिल्में हाथ से निकलने लगी। जहां अवार्ड्स मिल रहे थे वहीं फोन आता कि अब मैं आपके साथ फिल्म नहीं कर पाऊंगा। मुझे कहा गया कि आप एक काम करें, फिर आप अवार्ड पे आए ना, और उठाकर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दिया गया। कुछ प्रोड्यूसर्स ने आकर विवेक ओबेरॉय से साफ साफ कह दिया कि आप मुझे मेरा साइनिंग अमाउंट वापस कर दीजिए, हम आपके साथ फिल्म नहीं कर सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं, आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मुझे कहते हैं यार तेरे साथ काम करना है, लेकिन क्या करूं यार, नहीं कर सकता। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐश्वर्या राय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मुझे विवेक की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई मतलब नहीं। जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला? नहीं हुआ। मैं उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। विवेक ओबेरॉय ने भी कई बार कोशिश की सलमान खान से मिलकर माफी मांगने की। 2007 में आईफा अवार्ड के स्टेज पर सबके सामने सलमान से उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैंने गलत तरीका अपनाया था। पर सलमान की तरफ से सब कुछ वैसे ही चलता रहा। वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए,
तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। कभी कभी एक सच्चाई बोलने की कीमत बहुत गहरी चुकानी पड़ती है। मैं मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है? मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं। बहरहाल विवेक ओबेरॉय जिसने अपने दिल की बात कह दी थी, अब वो बिल्कुल अकेला था। सलमान खान के द्वारा वो जितना आहत हुए थे वो तो एक बड़ी चोट थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चुभा उनके 2 सबसे करीबी दोस्त। वो थे सोहेल खान और अरबाज खान, जो कभी उनके भाई जैसे थे। अब वो विवेक ओबेरॉय से नजरें चुरा रहे थे। विवेक बताते हैं कि जब सलमान की मां बीमार थी तो मैं सबसे पहले उनसे मिलने गया, पर जवाब में मिला सिर्फ सन्नाटा और तिरस्कार। लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो यही था, जिसने सूट एंड साइट लोकनवाला में गोलियों की आवाज को भी संवेदनाओं में बदल दिया था, वो आज फिल्मों से दूर क्यों? क्या विवेक ओबेरॉय में टैलेंट की कमी आ गई थी, या विवेक ओबेरॉय में अब फिल्मों को हिट कराने का जज्बा बचा ही नहीं था? भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी इसकी तैसी जो देखे इधर, अब उनको बता दे को भी हो गए फंटास्टिक। विवेक ओबेरॉय ने कई इंटरव्यूज में ये रिवील किया कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां भी आ रही थी। वो अक्सर कहते कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, पर फिर पुलिस ने कंफर्म किया ये सारी थ्रेट्स कॉल ओरिजिनल है। कभी ये थ्रेट्स कॉल उनकी फैमिली उठाती तो उन्हें गालियां मिलती, कभी उनकी बहन उठाती तो उन्हें गालियां मिलती। विवेक को भी अब लगने लगा था क्या उन्होंने इतना बड़ा कुछ गलत काम कर दिया। क्या हुआ? किधर से फोन था? दुबई से। कुल मिलाकर विवेक ओबेरॉय के पास न कोई फिल्म थी और न ही अब कोई काम था। हाँ, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बॉलीवुड ने विवेक ओबेरॉय को काम ही नहीं दिया। उन्हें सुपरहिट फिल्म हम तुम में सैफ वाला रोल मिला था, पर लाइफ में इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि विवेक ओबेरॉय ये रोल नहीं कर पाए। और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त वाला रोल पहले विवेक के पास गया था। और तो और बंटी और बबली फिल्म में अभिषेक बच्चन का रोल पहले विवेक को मिला, वो भी रोल उनके हाथ से जाता रहा। या ये कह दें कि विवेक ओबेरॉय इन सभी फिल्मों को खुद मना करते रहे, जैसे कि ओम शांति ओम, गुरु, विक्की डोनर, रॉक ऑन जैसी सुपरहिट फिल्में। इन सभी फिल्मों को विवेक ओबेरॉय ने खुद मना कर दिया था। ये सभी के सभी रोल पहले विवेक ओबेरॉय को ऑफर हुए थे, पर हर बार एक मन, एक डर, एक अनकहा दबाव उन्हें मना करने के लिए मजबूर करता रहा। विवेक की जिंदगी में अब वो समय चल रहा था कि वो थक कर टूट गए थे, और एक दिन वो आया जब वो सीधे अपनी माँ के पास पहुंचे, अपनी माँ यशोदा ओबेरॉय के पास। और हर माँ अपने बेटे के लिए एक रोशनी होती है। वो माँ की गोद में सर रख कर रोने लगे। आप बैठी, वैसे माँ बैठी थी जमीन पे बैठ के सर रखा गोद में और रोया, बच्चे की तरह रोया। माँ ने सर पे हाथ घुमाया, बाल सहलाए। विवेक की माँ उन्हें टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ले गई, जहाँ का हर कोना दर्द से भरा हुआ था। कल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, शूटिंग वूटिंग तो कुछ थी नहीं, काम बंद था। हर चेहरा अपनी जिंदगी की उम्मीद से था, जो विवेक बुरी तरह से टूट रहे थे, जो अपने हालातों से हार रहे थे। वो विवेक बताते हैं जब उनकी माँ उन्हें कैंसर हॉस्पिटल ले गई, जो रूम बच्चों के वार्ड का था, उन्होंने बच्चों की तरफ देखा, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उसी पल उन्हें लगा कि मेरा चेहरा किसी का तो दिन बना सकता है। सभी बच्चों के चेहरों में मुस्कुराहटें थी। लाइफ में मस्त रहना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। कहाँ? उसी पल विवेक ओबेरॉय को एहसास हुआ कि वो अपने चेहरे से कुछ लोगों के मन में खुशी तो ला ही सकते। उस दिन मैंने 2 चीजें सीखी जो मैं आज भी लाइफ में हमेशा याद रखता हूँ। 7-8 साल का बच्चा जिसे कैंसर की स्पेलिंग अभी समझ में आई होगी। और उस दिन के बाद विवेक ने अपनी माँ की राह पर चलना शुरू कर दिया। वो लगातार उन बच्चों से मिलने आने लगे, उनके लिए खिलौने लाने लगे, और जो भी सेवा हो सकती थी उसे उन्होंने अपना धर्म बना लिया। उस मोमेंट में मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम देखो। गॉड इज सो काइंड टू मी। कहते हैं 2004 की सुनामी ने जब तमिलनाडु के कई गांवों को बर्बाद कर दिया, तमिलनाडु की जमीन समुंदर निगल गया, तब विवेक ने वहां के लोगों की तन मन धन सबसे मदद करी। और तो और वहां के एक गांव को उन्होंने गोद लिया, वहां पर रिलीफ मटेरियल पहुंचाया, दवाएं पहुंचाई, जो संभव मदद हो सकती थी वो सारी मदद की। और ये गांव पहला गांव बना जो सुनामी के बाद सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। और इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड मिला। और विवेक के साथ ये कहानियाँ
जुड़ती चली गईं। इंसान की मदद करते हैं जिसे मदद की जरूरत है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड हो, और आप उसे हेल्प कर दें और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दें। कहते हैं एक बार जब वो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर गए, वहां से लौटते वक्त एक आदमी उन्हें पीछे से पुकार रहा था। विवेक को लगा कि शायद कोई मुझसे पैसे मांग रहा है। अभी विवेक ने अपने वॉलेट को हाथ ही लगाया था, तभी उस आदमी ने बोला, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे लगा पैसे चाहिए होंगे, पॉकेट में हाथ डाला तो उन्होंने कहा, आई डिडंट आस्क फॉर योर मनी, आई आस्क्ड फॉर योर हेल्प। उस आदमी ने विवेक से डरते हुए कहा, सर यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चियों को बेचा जा रहा है। जब विवेक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्हें वैश्यावृत्ति जैसे कामों के लिए ढकेला जा रहा है, जबरन उन्हें बेचा जा रहा है। सबसे बड़ी 13 की थी, सबसे छोटी 5 की थी। और तब विवेक के भरकस प्रयास के बाद उन बच्चियों को बचाया गया। तभी विवेक ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट देवी, जिसमें उन सभी बच्चियों को अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका मिले, जहां पर विवेक ने इन सभी बच्चियों को फ्री शिक्षा, खाने पीने की एक अच्छी व्यवस्था कराई। आज उन्हीं में से कई बच्चियां यूएसए, कनाडा, यूके में अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। ये मेरी रियल लाइफ की ट्रॉफीज हैं। मतलब कई बच्चियां फ्यूचर एजुकेशन के लिए यूएस निकल गई हैं, कनाडा निकल गई हैं, यूके निकल गई हैं। कहाँ छोटे से गाँव में थी। उन्होंने अपनी मां के नाम यशोधरा फाउंडेशन भी बनाया। उन्होंने मोक्ष यात्रा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया जहां पर बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है। इन सभी कामों को देखते हुए फोर्ब्स मैगजीन ने विवेक को फीचर्स किया। विवेक ओबेरॉय की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने आगे जाकर शहीद हुए 25 सीआरपीएफ जवानों को फ्लैट उपलब्ध कराए। और तो और जब भारत में कोविड आया तो जहां सारे बड़े बड़े सुपरस्टार अपने अपने घरों में बंद थे, तब विवेक ओबेरॉय ने ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन और फील्ड में हेल्प करते रहे। और विवेक से जब पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं, तब विवेक ने सीधी भाषा में सिर्फ एक जवाब दिया, क्योंकि मुझे अब जीने का मकसद मिल गया है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि जब हम ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसे मदद की जरूरत है। हाँ, जब विवेक ओबेरॉय को उस समय बॉलीवुड ने बिल्कुल किनारे कर दिया था, तब विवेक ने अपना दिमाग बिजनेस में लगाया। विवेक ओबेरॉय जिनके लिए कभी हर दरवाजा बंद हो गया था, अब वही दरवाजे नई दुनिया की ओर खुल रहे थे। बॉलीवुड के बाहर बिजनेस की दुनिया। वो सिर्फ लोगों की मदद नहीं कर रहे थे, वो अपने भविष्य की बुनियाद भी रख रहे थे। 2004 में उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी शुरू की। हाँ, आप समझ रहे होंगे कि शायद कोई ईंट पत्थरों का नया खेल नहीं, वो ख्वाब थे जो उन्होंने और उनके पिता ने मिलकर देखा था। वहीं साथ में ही विवेक ने मेगा एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी बनाई जो कि इवेंट मैनेजमेंट करती है। वहीं विवेक ने एक फिनटेक कंपनी बनाई जो कि शिक्षा के लिए 0 इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती है, जिसके साथ 12,000 स्कूल, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज जुड़ी हुई हैं। और आज इस स्टार्टअप की वैल्यू 3,400 करोड़ रुपए है। और साथ ही विवेक ओबेरॉय ने एक डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनाई जिसकी वैल्यू आज 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। विवेक बात करते हुए बताते हैं कि एक बार वो एक इवेंट में गए थे जहां पर उनकी मुलाकात हुई रिकी बसंदानी से, जिनका एक शॉप था जो कि लैब ग्रोन डायमंड पर काम करता था। विवेक और रिक्की की यह मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं लगा। उन्होंने इस बिजनेस को साथ में मिलकर और एक्सपेंड किया, जहां दोनों ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई सॉलिटेट्रो डायमंड। और ये कंपनी सिंथेटिक डायमंड्स बनाती है जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। और आज इनके 40 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं 21 शहरों में, 7 बड़े बड़े देशों में। अपनी इस सफलता को देखते हुए विवेक ने 66 कैरेट का एक हीरा भगवान को भी चढ़ाया। क्या ये सिर्फ एक व्यापार था? नहीं, ये कर्म था, वो भी श्रद्धा का। वहीं विवेक ने अपने पुश्तैनी पुराने बिजनेस को भी शुरू किया, दुबई की धरती पर रियल एस्टेट की नई इमारतों का। विवेक ओबेरॉय ने दुबई में अपनी एक कंपनी बनाई, B&W डेवलपमेंट्स, और इसी के अंडर में उन्होंने 2023 में एक्वा आर्क नाम का एक रियल एस्टेट बिजनेस डेवलप किया जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू था 23,000 करोड़ रुपए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में फेलियर कहे जाने वाला ये लड़का आज 30 से भी अधिक स्टार्टअप में अपने पैसे लगा चुका है। बॉलीवुड में फ्लॉप होने वाला ये लड़का बिजनेस में सुपर स्टार बन गया है। आज इस विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ वैल्यू है 1200 करोड़ रुपए। विवेक ओबेरॉय के पास आज दोस्त कम थे पर सच्चे थे। जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब कुछ लोग उनके साथ खड़े थे।
अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन जैसे लोग। वहीं जब बॉलीवुड ने विवेक ओबेरॉय से मुंह मोड़ लिया था, तब साउथ की कई फिल्मों में विवेक ओबेरॉय सुपर डुपर हिट दे रहे थे। और आज 2025 में विवेक ओबेरॉय 3 बड़ी फिल्मों से एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। विवेक के और भी न जाने कितने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हाँ, विवेक का साथ इन दिनों अगर किसी ने दिया तो वो थी उनकी पत्नी। 2010 में विवेक ने प्रियंका आलवा से शादी कर ली, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। विवेक इन दिनों दुबई के एक सुंदर से घर में रहते हैं, जहां पर संतुलन है, सुकून है और सबसे बढ़कर उद्देश्य है। और एक तरफ जिसकी वजह से जिसने उनकी जिंदगी तबाह करी थी, आज खुद उनकी जिंदगी ठहर गई है। हाँ, सलमान खान साहब का भी स्टारडम अब पहले जैसा नहीं रहा। आज उनकी फिल्मों का लोगों को इंतजार नहीं रहता। एक के बाद एक लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और तो और उन्हें बुरी बुरी धमकियां आ रही हैं। और विवेक दिन प्रतिदिन लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। शायद विवेक ने एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसानियत के सिपाही की तरह आवाज उठाई, लेकिन उसी सच ने उन्हें पूरी तरह से बॉलीवुड से काट दिया। एक उभरता सितारा जो कभी सुपरस्टार बन सकता था, वो बॉलीवुड में मजाक बन गए। ये कोई संयोग नहीं था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम यात्रा में बॉलीवुड से सारे के सारे बड़े बॉलीवुड स्टार घर पर कैद थे, तब मौजूद थे विवेक ओबेरॉय। शायद उन्हें पता था कि डिप्रेशन का दर्द कैसा होता है। जब सब खामोश होते हैं, तब तुम खुद से लड़ रहे होते हो। और आज वही विवेक ओबेरॉय लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका जब कोई इंटरव्यू YouTube पर आता है तो हजारों कमेंट्स में लिखा होता है, सॉरी विवेक, हम गलत थे। पर दुनिया की तो शायद यही रीति है कि लोग परेशान को और परेशान करते हैं। वैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो शायद महसूस भी किया होगा, तो इसलिए उस इंसान तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा जो आज अकेला महसूस कर रहा है, जो आज लगातार टूट रहा है, क्योंकि हो सकता है विवेक ओबेरॉय की कहानी उसे जीने की वजह दे दे। विवेक की कहानी हार मानने की कहानी नहीं, बल्कि हर हार से सीख कर उठने की कहानी है। आपको विवेक ओबेरॉय का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे इस 20-25 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। हाँ, अगर विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग के आप प्रशंसक हैं तो जरूर बताइएगा। विवेक ओबेरॉय की पहली फिल्म कौन सी थी? हम आपके उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। मैं भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी इसकी तैसी जो देखे इधर, उनको बता दे को भी हो बे फंटा, सभी डरते अपन नाम से अपन चाय। हाँ, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार की किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।